चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और जय हिंद बोलते हैं आपको। ठीक है, जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में नागरिकता। तो दोस्तों आप बने रहिए क्योंकि हम सभी को यूपीएससी क्लियर करना है। हमारा लक्ष्य है यूपीएससी क्लियर करना। तो चलिए, नागरिकता का अर्थ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों और उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों मतलब नागरिक उन्हें बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हों तथा जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों। नागरिक का यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति को अपने राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव हो, तो साथ ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाएं, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। ठीक है, नागरिकता का दायित्व व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार प्रदान करती है। नागरिकता में यह भी तथ्य सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र और राज्य के प्रति प्रति निष्ठा भाव हो, तो साथ ही साथ राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिए जाएं, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के कल्याण हेतु कर सके। ठीक है, अतः नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। मतलब संपूर्ण भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता, संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट व फेडरेशन की पृथक नागरिकता। अब भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेद में क्या लिखा है, ये सब हम देखते हैं। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी भारत से पाकिस्तान को जाने वाले। ठीक है, अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले, मतलब भारत से दूसरे देश में रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे सुंदर पिचाई। ठीक है, गूगल के CEO। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, जैसे अक्षय कुमार ने पहले की थी कनाडा की नागरिकता, तो वो भारत के सिटीजन नहीं रहे थे। ठीक है, अब पता नहीं शायद ले लिया सिटीजनशिप कि नहीं लिया। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में प्रावधान है कि नागरिकों के अधिकार बने रहें। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, विधि द्वारा नागरिकता से संबंधित प्रावधान कर सकती है, कानून बना सकती है संसद। तो संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिकता स्थायी
उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए हैं जो मुख्यतः निम्न हैं: नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम किए गए हैं। तो नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन द राइट्स एंड सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ओके, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, दूसरे में विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों को भी, ठीक है, को भी हैं ये अधिकार जो मिले हैं विदेशियों को, वो भारतीय नागरिकों को भी है। चलिए, तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। अनुच्छेद 15 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 में क्या है? 16 में लोक नियोजन के विषय में समानता। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 29 में क्या है? मतलब 29 में 29 में है, 29 में मेरे ख्याल से कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। ठीक है, 30 में भी केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है ये सब। और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं। ठीक है, अनुच्छेद अब देखते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समता, यानी कि किसी को भी नौकरी में, किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान अवसर मिलेगा ताकि वो भी अपना विकास कर सके उस जॉब को पाने में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों का अधिकार। अब चलिए 14 में देख लेते हैं विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 20 में देखते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है शिक्षा का अधिकार। सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर नोट है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने, लोकसभा एवं राज्य
लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल तो विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतलब लोकसभा एवं राज्य विधानसभा यानी विधायकों के और सांसदों के जो निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार है ना, तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार यानी विधायक और सांसद बनने का अधिकार और विधायक एवं सांसद को चुनने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्न वर्ग। कानूनी different classes of persons on the basis of legal status। ओके, कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। कानूनी आधार पर भारत में रहने वाले नागरिकों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा नागरिक, सिटीजन। तो भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता। भारत के पूर्ण सदस्य, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्यों के प्राप्तकर्ता। ठीक है। अन्य देशी व्यक्ति इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वातंत्र का अधिकार नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशी हो सकते हैं। ये शत्रु या मित्र अन्य देशी हो सकते हैं। ठीक है। राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित किया जाता है। शरणार्थी, रेफ्यूजी, अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले, जैसे तिब्बती, और राज्यविहीन व्यक्ति यानी कि जैसे ये हो गए, क्या बोलते हैं इन्हें, रोहिंग्या की समस्या। ठीक है। भारतीय नागरिकता का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता, भारत का संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता की मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, साथ ही साथ कई देशों को नहीं। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है, एक साथ कई देशों की नहीं। ठीक है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963। एकल नागरिकता के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं, देखते हैं कैसे प्रावधान हैं। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 15(1) विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में
शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 एक घा और अंग तथा अंगा। अनुच्छेद 19 एक घा और अंगा अंगा तथा अंगा। अनुच्छेद 19 एक घा तथा अनुच्छेद 19 एक अंगा नागरिकों को भारत में कहीं भी अबाध संचरण यानी टू मूव फ्रीली एवं निवास के अधिकार का प्रावधान करता है। निवास के आधार का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 19(5) में युक्त निर्बंधों यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में व्यवस्था है कि साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955। तो 5 शर्तें नागरिकता प्राप्ति के आधार। पहला, जन्म से बाय बर्थ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा। समझ में आओ? यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक न हो, मतलब शर्त यह है कि 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1927 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, समझ में आओ? क्लियर भा? नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1927 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हो अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा वैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिकता माना जाएगा। वंशानुगत बाय डिसेंट 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ठीक है। तो देशीकरण द्वारा, और इसमें है वंचित किए जाने पर देशीकरण द्वारा नेशनलाइजिंग होगा, देशीयकरण। ठीक है। संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, नेचुरलाइजेशन इसमें लिखा है। संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करें। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं, कितनी भाषाएं, 22, उनमें से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो यानी कि जानकार हो, अच्छे चरित्र वाला हो। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रकार से नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। क्षेत्र सम्मिलित होने पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी
इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। नए क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर। नागरिकता का परित्याग, नागरिकता की समाप्ति, पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। नागरिकता का परित्याग, पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। बर्खास्तगी, टर्मिनेशन, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब तक लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धरत हो, अर्थात किसी युद्ध में शामिल हो, और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न कर दे। ठीक है। वंचित किए जाने पर। डिप्रीवेशन, ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन या पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। यदि उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल या झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों, भारतीय संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो, नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। ठीक है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा हो। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष तक रहा हो। ठीक है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने से तात्पर्य है कि इस दौरान वह ना तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो, ना ही भारत सरकार या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में हो जिसमें भारत सदस्य रहा हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर किसी राज्य के सभी विधिक नागरिकों का एक अभिलेख है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो होता है किसी राष्ट्र के विधिक नागरिकों का रजिस्टर है। ठीक है। अभिलेख, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भारत की पहली जनगणना के बाद से ही, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके पहली जनगणना के बाद से ही NRC के आंकड़े जारी किए गए थे। हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतनीकरण किया गया है, यानी कि रिन्यूएशन किया गया है। सही इंग्लिश बोली ना? कोनो डाउट हो तो बता देना। असम में NRC का अद्यतनीकरण यानी अपडेटिंग NRC इन असम। ओके, अपडेटिंग इज अ न्यू वर्ड। अपडेटिंग NRC इन असम। ओके। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही यह देखा गया कि बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी इंगे का अवत्ते यानी कि यहाँ को आ रहे थे, पश्चिम बंगाल को आ रहे थे, पूर्वोत्तर भारत विशेषतः असम में अवैध तरीके से रहने लगे तथा बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी वहाँ वापस नहीं गए।
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं। इसे 1991 की जनगणना के दौरान अद्यतनीकरण किया गया था। अवैध शरणार्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप इन शरणार्थियों और मूल निवासियों में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही। अवैध विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ असम आंदोलन 1979 टू 1985, 1979 टू 1985 तक के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अखिल असम छात्र संघ यानी आसू और अखिल असम गण संग्राम परिषद AAGSP के बीच 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वालों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिए एक अंतिम तिथि 24 मार्च 1971 निर्धारित की गई। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और असम हेतु विशेष प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 6A को शामिल किया गया। मई 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आसू के बीच त्रिपक्षीय बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1991 के अद्यतनीकरण पर सहमति बनी और आगे चलकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2013 में इसके अद्यतनीकरण का कार्य शुरू हुआ। हाल ही में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को नागरिकता अधिनियम 1995 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के अनुरूप अद्यतनीकरण करने का कार्य जारी है। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे स्पेशल स्टेटस ऑफ फॉरेन रेजिडेंस क्या है भैया? विशेष दर्जे क्या हैं? तो भारत सरकार की ओर से विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीयों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है। ऐसे 3 प्रमुख दर्जे निम्नलिखित हैं। अनिवासी भारतीय यानी NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये भारत के नागरिक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। प्राय यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेशों में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है तो उसे अनिवासी भारतीय यानी NRIs का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अनिवासी भारतीय क्या है? अनिवासी भारतीय NRI का अर्थ ऐसे वैयक्तिक नागरिक से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं। ठीक है, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हैं। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है और जो 19/8/2002 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नवंबर 26 एक मिनट ये क्या लिखा है यार, 24/4/1998 के तहत पंजीकरण है तो उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक माना जाएगा मई 2015 की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, भारत के समुद्र पारीय नागरिक OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है,
और ना ही कभी रहा है। निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारी नागरिक की श्रेणी में आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान, ठीक है, का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारी नागरिक की श्रेणी में आता है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी भी अन्य देश का नागरिक है। पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी भी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, अथवा रुक जाओ अभी, किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना हो, अथवा यदि वह उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, नातिन है। अनिवासी भारतीय एनआरआईज, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ तथा भारत के समुद्र पारी नागरिक ओसीआई में समानता व असमानता के बिंदु निम्नवत हैं। क्या बिंदुवत हैं देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा है तो चलिए पढ़ेंगे। तुलना का आधार अनिवासी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ और भारत के समुद्र पारी नागरिक ओसीआई। तो अर्हता नागरिकता, साधारण निवास, विदेशों में लंबे समय तक एनआरआई के साथ क्या होता है, विदेशों में लंबे समय तक रहने वाले भारतीय नागरिक, ठीक है। और विदेशी नागरिक भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ के साथ क्या होता है, विदेशी नागरिक विदेश में ऐसा विदेशी नागरिक जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित भारत का नागरिक रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, तो उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधी यानी स्पाउस को भी भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ माना जाता है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन एवं अफगानिस्तान के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। केंद्र सरकार इस सूची में कुछ अन्य देशों को भी शामिल कर सकती है। अब तीसरा है भारत के समुद्र पारी नागरिक यानी ओसीआई। तो वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था या इस तिथि या इसके बाद कभी भी भारतीय नागरिक था या किसी ऐसे क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, वह तथा उसके पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, नातिन, नातिन इस दर्जे के लिए अर्ह हैं, ठीक है, अर्ह हैं यानी कि योग्य हैं। वैवाहिक संबंधी अर्ह नहीं। हालांकि नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार ओसीआई कार्ड धारक उन वैवाहिक संबंधियों यानी स्पाउस का भी बन सकेगा जिनके विवाह को हुए 2 वर्ष का समय बीत गया हो। इसमें पाकिस्तान व बांग्लादेश के नागरिकों तथा उनके परिवार के लोगों को यह दर्जा नहीं है, ठीक है। चलिए, सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, एनआरआई को सुविधाएं मिलेंगी हमारी केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएं। और पीआईओ को क्या मिलेगी, भारतीय मूल का व्यक्ति 15 वर्ष तक वीजा की आवश्यकता नहीं। एक यात्रा में 180 दिनों तक पंजीकरण कराने में छूट, अवधि बीत जाने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध है किंतु कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट नहीं है, ठीक है। जीवन पर्यंत वीजा, लाइफ लॉन्ग वीज़ा, कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा तो उपलब्ध है किंतु कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट नहीं है, ठीक है, इन्हें भी। अब किन कार्यों की अनुमति है, नागरिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समान ही पर्वतारोही, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता है। इसमें भी मतलब इंडियन ऑफ ओवरसीज, पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा के लिए
विशेष अनुमति की आवश्यकता है। ठीक है, विशेष अनुमति की आवश्यकता है। अब देखते हैं भारतीय नागरिकता की अर्हता। ये भारतीय नागरिक ही हैं। कौन? NRI। और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम से कम 7 वर्षों की लगातार निवास भारत में रहने के बाद आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण और इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI। तो इनका क्या है? पंजीकरण के 5 वर्षों बाद आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन से पूर्व भारत में पूरे 1 वर्ष तक रहना होगा। मताधिकार दे सकते हैं, हाँ NRI दे सकते हैं, पर्सन ये नहीं दे सकते, PIO नहीं दे सकते हैं, OCI भी नहीं दे सकते हैं। संवैधानिक पद पर नियुक्त हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं NRI, और PIO नहीं हो सकते और OCI नहीं हो सकते। भारत में शिक्षा, हाँ अनिवासी भारतीय कोटा में, ठीक है, ले सकते हैं NRI, हाँ अनिवासी भारतीय कोटा में PIO भी ले सकते हैं, और हाँ अनिवासी भारतीय कोटा में OCI भी ले सकते हैं। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा NRI को है, PIO को है, OCI को है। अब PIO कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है और जारी सभी PIO कार्ड को अब OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से नागरिकता संबंधी कानूनों में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को अधिक सरल बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधानों को लागू करने में आ रही खामियों को हल करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी 1915 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1995 में निम्न संशोधन किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन देखते हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 1 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। आपको रहना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत विशेष 12 माह के लिए छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 30 दिनों के लिए भिन्न अंतरालों में दी जाएगी। भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया गया है। भारतीय नागरिकों के OCI नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीय के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था को उदार बनाया गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के बच्चे, पोते पोतियों यानी ग्रैंड चिल्ड्रन या परपोते परपोतियों ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार होगा। कुछ शर्तों के साथ धारा 7A सेक्शन 7A के तहत पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक के पति पत्नी या किसी भारतीय नागरिक के पति पत्नी के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण की व्यवस्था। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब इसमें क्या है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया। 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, यानी कि 11 को पारित किया, 12 को मिल गई। टिक करो। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1995 में संशोधन हेतु लाया गया। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों देशों से के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
इस अधिनियम ने स्वाभाविक रूप से भारत की नागरिकता हेतु आवेदनकर्ताओं 6 समुदायों के लिए योग्यता एक निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो, कम से कम 11 वर्ष का समय भारत में बिताया हो 11 वर्ष का समय भारत में बिताया हो को संशोधित करते हुए घटाकर 5 वर्ष कर दिया, 11 से 5 कर दिया। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 7A भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करता है। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, किंतु यह दंड संहिता भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, अब होती है। हालांकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने से अब यह संहिता समान रूप से जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है। ठीक है। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाने की सिफारिश की थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर वापस आने पर के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने का मकसद लेकर नई दिल्ली में 9 से 11 जनवरी 2003 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था। आधार दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम सभी को मिलकर UPSC क्रैक करना है। UPSC जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेट PCR जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।